तो यार मैं रिसेंटली बाघा और बावरी वाली स्टोरी लाइन देख रहा था और मैंने रियलाइज़ किया कि कैसे बालम एक अनजान इंसान है जो सोसाइटी में आता है और सोसाइटी वालों को ये बताता है कि बाघा उसका यूज़ कर रहा था। तो सोसाइटी वाले तुरंत उसकी बात मान लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं बाघा की गलतियाँ ढूंढना। वो अलग अलग तरीके से बाघा की मिस्टेक्स निकालते हैं और कहने लगते हैं कि शायद 13-14 सालों से जब से वो बाघा को जानते हैं तब से बाघा अच्छा होने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन असल में वो अच्छा इंसान है ही नहीं। और इसी से मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये सोसाइटी वाले कभी कभी इतने दोगले हो सकते हैं और इनकी ओपिनियन इतनी जल्दी चेंज हो जाती है कि किसका कोई हिसाब ही नहीं है। और आई थिंक ये गंदी राइटिंग की वजह से है, क्योंकि यहाँ सोसाइटी वालों की ग्रोथ कभी दिखाई ही नहीं जाती। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं सोसाइटी वालों के किए हुए ऐसे ही काफ़ी सारे बिहेवियर्स के बारे में, जहाँ हम सारी स्टोरी लाइन डिस्कस करेंगे जहाँ उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अब्दुल के 5 रुपए दूध में बढ़ाने वाली स्टोरी लाइन के बारे में। अगर आपको याद हो तो इस स्टोरी लाइन में अब्दुल ने दूध का दाम 5 रुपए बढ़ा दिया था और 5 रुपए बढ़ाने के बाद सारे सोसाइटी वाले पागल हो गए थे। इनफैक्ट भिड़े तो सबको लेकर अब्दुल के पास भी पहुंच जाता है और उसे कन्फ्रंट भी करता है। चलो मैं मानता हूँ कि शुरुआत में अब्दुल ये बताना भूल जाता है और डायरेक्टली बिल भेज देता है, बट यार सिर्फ 5 रुपए की डिफरेंस के लिए आप अब्दुल से कैसे लड़ सकते हो? अब्दुल जो हमेशा आपके छोटे मोटे कामों के लिए रेडी रहता है, एक बार ही बुलाने में आ जाता है, सारे त्योहारों में आपके लिए गुलामों की तरह काम करता है, घर घर जाके डिलीवरी करता है, आपकी हर बात मानता है, और उसी अब्दुल के 5 रुपए बढ़ाने पर आप इतना बड़ा फसाद कर देते हो और उसके बाद उससे दूध लेना भी बंद कर देते हो, उसके साथ सोडा पीना बंद कर देते हो, इनफैक्ट किसी दूसरे संतोष नाम के आदमी से दूध लेना शुरू कर देते हो सिर्फ इसलिए कि वो आपको थोड़ा सा सस्ता दूध दे रहा होता है। एंड आई लव्ड हाउ दे गॉट देयर कर्मा बैक, क्योंकि संतोष उन्हें नकली दूध बेच रहा होता है और सारे सोसाइटी वाले वही दूध पी के खुश होते हैं। देखो ये सोसाइटी वाले वही लोग हैं जो लाखों रुपए उल्टी सीधी पार्टियों में खर्च कर देते हैं, जुआ खेलने में भी उड़ा देते हैं या फिर अजीब अजीब से प्रोग्राम्स में उड़ा देते हैं, लेकिन अब्दुल के यहाँ 5 रुपए बढ़ाने पर ये लोग पागल हो जाते हैं और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे लाखों रुपए का नुकसान हो गया हो। आई वॉज सो हैप्पी जब संतोष की वजह से इन सब लोगों को नकली दूध पीने को मिला। एंड यहाँ पे गौर करने वाली बात ये भी है कि लास्ट में इन लोगों को बचाया भी अब्दुल नहीं था। यही सेम बिहेवियर हमें सोसाइटी के पेंट वाले आर्क में भी देखने को मिलता है, जहाँ जेठालाल सोसाइटी वालों को मार्केट रेट से कम रेट में पेंट दिलाने का इंतजाम कर देता है। हाँ मुझे पता है जेठालाल को वो पेंट कैसे भी करके बेचना होता है, बट स्टिल इससे पहले सोसाइटी वाले काफ़ी खुश होते हैं और पेंट करवाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब सखाराम ठेकेदार उन्हें छोड़ के भाग जाता है तो इस बात का सारा ठेका जेठालाल के सर पे डाल दिया जाता है। सोसाइटी वाले उसका साथ छोड़ देते हैं, जिसमें कोमल तो उसे टॉन्ट भी मारती है। हालांकि किसी और एपिसोड में उसको ओह कम ऑन बोलने से फुर्सत नहीं होती, लेकिन जहाँ बात टॉन्ट मारने की हो वहाँ वो बिल्कुल पीछे नहीं हटती। अगर आपको याद हो तो एक बार जब माधवी डायमंड का सेट लेने की बात कर रही होती है और कहती है कि मैं डायमंड का सेट लेने की सोच रही हूँ, तो कोमल ही वो होती है जो उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि हाँ हाँ सोचने के कौन सा पैसे लगते हैं, जहाँ वो माधवी के फाइनेंशियल स्टेटस को टारगेट करके उस पर जोक मारती है और उसका मजाक उड़ाती है। ऐसे ही डबल स्टैंडर्ड वाले बिहेवियर हमें शो में कई बार देखने को मिले हैं। अगर आपको याद हो तो भिड़े ने भी काफ़ी बार ऐसा किया है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल वो था जब भिड़े कंप्यूटर लेने का मन बना लेता है, तो वो सबसे पहले जेठालाल के पास ही जाता है कंप्यूटर खरीदने के लिए, जहाँ उसे जेठालाल अच्छे रेट में कंप्यूटर दिलवा भी देता है, लेकिन बाद में कहीं रोड पे एक पोस्टर देखकर वो अलग दुकान में चले जाता है जहाँ उसे डुप्लीकेट माल वाला कंप्यूटर और भी सस्ते रेट में मिल रहा होता है। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, लेकिन यहाँ पर मैं जेन्युइनली चाहता था कि भिड़े वो नकली कंप्यूटर खरीद ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि लास्ट में जेठालाल ने उसे शॉप की सच्चाई बताई और जेठालाल ने ही उसे उस स्कैम से बचाया। बट वहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो जेठालाल इतने सालों से तुम्हारी सोसाइटी में रह रहा है, तुम्हें उस पर 2 कौड़ी का भी भरोसा नहीं है और अनजान आदमियों की बातों में तुम ऐसे ही आ जाते हो। भाई इतना सब कुछ होने के बाद मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि ये सोसाइटी वाले कहते तो हैं कि वो एक परिवार है, लेकिन कभी कभी ये सोसाइटी वाले एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। अगर आपको याद हो जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ था तो शुरुआत में हमें एक आग देखने को मिलता है जिसमें सुंदर आता है और सारे सोसाइटी वालों से 1-1 लाख रुपए ले जाता है और वो उनसे कहता है कि वो उन्हें बाद में 2-2 लाख रुपए लाकर वापस कर देगा। अगर आपको याद हो तो जेठालाल साफ मना कर देता है कि भैया इस स्कीम में इन्वेस्ट मत करना, और अगर आप कर भी देते हो तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। फिर भी सोसाइटी वाले लालच में आकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और पैसे दे देते हैं सुंदर को, और जब सुंदर काफ़ी दिनों तक वापस नहीं आता तो क्या होता है,
तो सारे सोसाइटी वाले जेठालाल के सर पे जाके बैठ जाते हैं और उसी से अपना 1-1 लाख रुपए वापस माँगते हैं। चलो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती जब जेठालाल ने सबको 1-1 लाख रुपए वापस भी कर दिए थे। लेकिन फिर जब सुंदरलाल वापस आता है तो सबके मुँह लटक जाते हैं और सबको अपने 2-2 लाख रुपए भी चाहिए होते हैं। यहाँ पर अगर मैं होता तो भाई कभी भी इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता और इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। वो तो अपना जेठालाल दिल का काफ़ी साफ इंसान है, इसलिए उसने सबको उनके पैसे दे दिए। ऐसे ही ग्रुप में ही नहीं बल्कि इंडिविजुअली भी सोसाइटी वालों ने कई बार इमेच्योरिटी दिखाई है। जैसे अगर आपको याद हो कि जब जेठालाल भिड़े को फ़ोन बेचता है और भिड़े को कोई चाइनीज़ फ़ोन पसंद आ जाता है तो जेठालाल उसे बार बार समझाता है कि भैया ये फ़ोन किफ़ायती नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है और ये एक चाइनीज़ फ़ोन है, ये चले तो चाँद तक और ना चले तो रात तक वाला हिसाब है। लेकिन फिर भी भिड़े ज़िद करता है और वही फ़ोन ले लेता है। जेठालाल उसे फिर भी समझाता है कि कोई गारंटी नहीं है और अगर ये ख़राब हुआ तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वही फ़ोन खरीदता है और इन सब के बाद जब फ़ोन ख़राब हो जाता है तो वो पहुंच जाता है जेठालाल के शॉप पर और उससे डिमांड करता है कि वो फ़ोन वापस करे, जिसके लिए जेठालाल पहले मना कर देता है। लेकिन एंड में जेठालाल उसके फ़ोन वापस लेकर उसको नया फ़ोन दे देता है। उसके बाद भी अगर आपको याद हो तो भिड़े सोडा शॉप में जाकर जेठालाल की बुराई कर रहा होता है। आई मीन लिटरली इस बंदे ने तुम्हारा भाई टूटा फूटा फ़ोन वापस लिया है एंड हाउ कैन यू इवन से समथिंग टू जेठालाल यहाँ पे। भाई अगर इतना दोगला आदमी मुझे अपनी लाइफ में मिल जाता तो मैं उसे फ़ोन तो क्या उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस ज़रूर करी है कि जेठालाल को हमेशा तभी याद किया जाता है जब जेठालाल की ज़रूरत होती है। लेकिन जब जेठालाल को किसी की ज़रूरत होती है या फिर जेठालाल ने सोसाइटी वालों के चक्कर में कहीं फंस जाता है तो ये लोग कहीं आसपास नज़र नहीं आते। इनफैक्ट अगर इनका कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो जेठालाल का लॉस हो या प्रॉफिट इन्हें उस बात से कोई लेना देना नहीं होता। तब ये लोग उसमें तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि भाई हमारा फ़ायदा कैसे होगा। अगर आपको याद हो तो एक स्टोरी लाइन में जब जेठालाल सब सोसाइटी वालों को लकी कूपन के बारे में बताता है जिसमें बबीता कार भी जीती थी, उसकी शुरुआत में ही पोपटलाल जेठालाल पे सवाल उठाता है कि जेठालाल सिर्फ लकी कूपन का बहाना देकर अपनी फेक सेल बढ़ाना चाहता है और असल में ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला। वैसे यहाँ पर चाहते तो सोसाइटी वाले मिलकर पोपटलाल का विरोध कर सकते थे। अरे भाई जेठालाल इतने सालों से तुम्हारे साथ रह रहा है, हमेशा सामान बेचता आ रहा है, बट स्टिल तुम उस पर कैसे शक कर सकते हो एंड हाउ कैन यू इवन स्पीक लाइक दिस। बट सेल्फिश पोपटलाल का यही हाल है और शायद इसीलिए उसकी आज तक शादी भी नहीं हो रही और कोई सोसाइटी वाला उसकी शादी करवाना भी नहीं चाहता। वेल एंड में पता लगता है कि कूपन असली होता है और बबीता वहीं से कार भी जीत जाती है। बट ये इंसिडेंट क्लियरली पोपटलाल की दोगलेपन को दिखाता है। ऐसे अगर आपको याद हो तो धर्मेंद्र सर वाले आर्क में जब सोसाइटी में एक साथ कई सारे ट्रक्स आ जाते हैं तो सब लोग मिलकर जेठालाल पर ही सवाल उठाने लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रक्स पर जो नंबर लिखे थे वो गुजरात के थे। वेल एंड में ये साबित हो जाता है कि वो ट्रक्स जेठालाल के नहीं थे और ना ही उसके लिए भिजवाए गए थे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी वालों को जेठालाल के खिलाफ भड़काना कितना आसान है। बस एक ट्रक का नंबर देख लो जो गुजरात का हो और सोसाइटी वाले अपने आप मान जाएंगे कि हाँ भाई सारी गलती जेठालाल की ही है। मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इतने सालों के कंटेंट के बाद भी सोसाइटी वालों की ग्रोथ अब तक दिखाई ही नहीं गई है। और टप्पू सेना की ग्रोथ के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। अगर आपको टप्पू सेना पर एक और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। फिलहाल तो गोकुलधाम सोसाइटी के दोगलेपन पर मुझे इतने ही सीन्स या फिर स्टोरी लाइन्स याद आ रही थी। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ याद है तो मुझे कमेंट्स में बता दो और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।